हेलो, नमस्ते। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इग्नू से इग्नू से हिस्ट्री का जो भी कोड है हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे 101 है, 102 है एंड 104 है, 105, 106, 107 से मैं पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ। ठीक है, जो हमारा ये सेशन है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का है, तो हम बात करेंगे। मैं समर अप करूंगी कि 101, 102, 104, 105, 106 एंड कोड 107 में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी है, तो मैं आपको आज बताऊंगी। तो ये हमारा आप जानते हैं जैसे कि 101, 102, ये पूरा 10 कोड 7 है हमारा। ये अगर आपका भी है तो आप मेरे साथ प्रेप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। कोड 101 में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने समर अप किया है कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये हमारी जो टॉपिक्स है ये इम्पोर्टेंट है 101 में, ये हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 12 नंबर तक बनिया एवं बंजारा व्यापार समुदाय प्राचीन विश्व में नगरीकरण कॉपरनिकस की का योगदान। उसके बाद 102 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख रखी है। तो पुनर्जागरण एवं प्रबोधन, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेश, रूसी क्रांति, शीत युद्ध, वैश्वीकरण। ठीक है, उसके बाद 104 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है। मौर्य प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, चौल प्रशासन, इक्ता प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, मराठा प्रशासन, स्थायी बंदोबस्त, रैयत एवं महलवारी व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय संविधान एवं संघीय व्यवस्था। उसके बाद आते हैं 105 में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ें क्या हैं। तो 105 में है हमारी मार्क्सवादी इतिहास लेखन, एनएलएस स्कूल, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, उपनिवेशवाद इतिहास लेखन, स्पार्टन इतिहास लेखन, नारीवादी इतिहास लेखन, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता, प्राथमिक एवं दैवित्तिक स्रोत, उत्तराधीनतावाद। 106 में हमारी थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक समाज, बौद्ध एवं जैन धर्म, वर्ण एवं जाति व्यवस्था, प्रारंभिक एवं मध्यकालीन समाज, औपनिवेशिक काल एवं जाति प्रणाली। 107 में हमारी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, भारतीय व्यापार की भूमिका, कृषि में व्यवसायीकरण औपनिवेशिक नीतियाँ एवं अकाल, वन एवं जातीय अर्थव्यवस्था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट, भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना, बैंक राष्ट्रीयकरण एवं 1991 के आर्थिक सुधार। तो हमने जो देख रखा है कि ये मैंने सारा जो चीज़ें समर अप किया कि कौन-कौन सी चीज़ें कौन-कौन से कोड में इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अब 101 की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एकदम क्या बोलते हैं संक्षिप्त में मैंने एग्ज़ाम के लिए मैंने लिख रखी है। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं इसको। तो हमारा है नगरीय सभ्यता, जिसमें हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी। नगर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बसाए गए थे। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। सुव्यवस्थित नगर योजना, चौड़ी एवं सीधी सड़कें, जल निकासी एवं उत्कृष्ट व्यवस्था, पक्की ईंटों की निर्मित मकान, उन्नत जल निकासी प्रणाली, प्रत्येक घर से नालियां जुड़ी हुई थी, नालियां को ढककर बनाया गया था, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स है। ठीक है, इसमें हमें पॉइंट बनाकर ही लिखना होगा। हम बात करेंगे हम एक वीडियो में लेकर आऊंगी मैं, जिसमें बात करेंगे कि इग्नू के पेपर कैसे लिखें। तो मैं सर्च करूंगी और भी वेबसाइट वगैरह पे, तो आपको बताऊंगी। मैं अपने खुद से तो नहीं बता सकती, मेरा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को सर्च करूंगी, फिर देखूंगी, एनालाइज करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है,
तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, कृषि एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें है मुख्य फसलें गेहूं, जौ, तिल, कपास। कृषि के साथ पशुपालन भी विकसित था। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थे। व्यापारिक गतिविधियां, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध, मानकीकृत बाट एवं मापन का प्रयोग, स्थल एवं समुद्रीकरण, समुद्री व्यापार दोनों विकसित थे। कला एवं शिल्प 6 नंबर में आते हैं, जिसमें कांस्य, तांबा, सोना और चांदी के आभूषण, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति, उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन एवं मुहावरे, धार्मिक विश्वास, मात्र देवी की पूजा में प्रमाण, पशुपति से संबंधित मोहरे, वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रचलन। लिपि 8वां पॉइंट में क्या है, लिपि। हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मुहावरे एवं अन्य वस्तुओं की लिपि में चिन्ह मिलते हैं। सामाजिक जीवन, समाज संगठित एवं अनुशासित था। विभिन्न व्यवसायों के लोग रहते थे। सामाजिक वर्ग के अस्तित्व के संकेत मिलते थे। तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, फिर पॉइंट वाइज लिख के आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 9 लिखा, सामाजिक जीवन, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा, फिर सामाजिक एवं संगठित एवं अनुशासित था, कैसे था, वो आप उसको एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे आपका कॉपी भी भर जाएगा और आपके जो भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता परिचय दो। ये हमारा है मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसमें हमारा ये थोड़ा टाइपिंग एरर है तो आप इग्नोर करिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता जिसमें परिचय यहाँ पे आ गया है, तो परिचय तो आपको देना ही पड़ेगा। सारे में इंट्रोडक्शन आपको लगता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। यह सभ्यता टिग्रिस रिवर एंड यू यूपैरेट रिवर के बीच विकसित हुई थी। इस विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वर्तमान में इसका क्षेत्र इराक में स्थित है। प्रमुख विशेषताएं, नगरीय विकास, अनेक विकास नगर थे। प्रमुख नगर उरुक, बेबीलोन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारा कृषि, दूसरे पॉइंट में हमारा कृषि, सिंचाई आधारित कृषि विकसित थी। गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती की जाती थी। लेखन कला, कीड़ाक्षर लिपि का विकास, मिट्टी के तख्तियों पर लेखन किया जाता था। व्यापार में आते हैं 4 नंबर में व्यापार है, जिसमें आंतरिक एवं बाहरी व्यापार विकसित था। भारत की हड़प्पा सभ्यता में से भी व्यापारिक संबंध थे। सॉरी, धर्म बहुदेववाद प्रचलित था। लोग प्रकृति एवं विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। वास्तुकला, जिग्गुरात नामक विशाल मंदिर बनाए जाते थे। मिट्टी के ईंटों का व्यापक उपयोग होता था। हम आते हैं कानून व्यवस्था। 7वां है हमारा कानून व्यवस्था, जो 10, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, 101 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है कानून व्यवस्था, जिसमें है हमारा हम ह्यूम हैम्यूरबी, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, हैम्यूरबी, सॉरी फॉर दैट। तो द्वारा हम्मुराबी की संहिता बनाई गई। यह विश्व की प्राचीनतम विधि संहिताओं में से एक है। प्राचीन हेतु पर परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य, 2 नदियों के बीच की भूमिका, मेसोपोटामिया। प्रमुख नदियां टिग्रिस, यूफ्रेटिस। लिपि, किलाक्षर। प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी। प्रसिद्ध संरचना, जिग्गुरात। वर्तमान क्षेत्र, इराक। एक पंक्ति में आप देख सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा जो तीसरा है वह है मानव विकास में भाषा की भूमिका। मानव विकास में भाषा की भूमिका, तो परिचय में हम देखेंगे कि भाषा मानव की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। मानव विकास और सभ्यता के निर्माण में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव विकास में भाषा की भूमिका, संचार का माध्यम, इसमें भी आप लिख सकते हैं पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, हर पॉइंट में आप पैराग्राफ ऐड करके लिख सकते हैं। ये तो पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं एग्जाम में। तो भाषा ने मनुष्य के बीच प्रभाव संचार को संभव बनाया। इससे सहयोग और सामूहिक जीवन का विकास हुआ।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारा ज्ञान का संरक्षण एवं हस्तांतरण। भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। इतिहास, संस्कृति, परंपराओं का संरक्षण संभव हुआ। तीसरे में हम देखेंगे सामाजिक संगठन का विकास, जिसमें है भाषा ने समाज में एकता और संगठन को बढ़ावा दिया। समूह और समुदायों के निर्माण में सहायता मिली। बौद्धिक विकास में हम देखेंगे भाषा ने चिंतन, तर्क और विश्लेषण की क्षमता को विकसित किया। वैज्ञानिक एवं तकनीक की प्रगति में योगदान दिया। पांचवा में चलेंगे हम संस्कृति की विकास। संस्कृति का विकास, जिसमें है साहित्य, कला, धर्म और संस्कृतियों के विकास का आधार भाषा है। संस्कृति मूल्य और परंपराओं के प्रसार भाषा द्वारा होता है। आर्थिक एवं राजनीतिक विकास छठा में है हमारा। तो हम व्यापार, प्रशासन और शासन के संचालन में भाषा की महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क स्थापित हुआ है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम परिचय, ये रोमन साम्राज्य के दो दासों की स्थिति, रोमन समाज में दासों की स्थिति, ये हमारा 4 पॉइंट है किसका, 101 का। मैं बता रही हूँ अभी 101 का। तो 101 का जो चौथा हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंट, रोमन समाज में दासों की स्थिति। तो इसमें आपको परिचय लिखना होगा, परिचय को आप इग्नोर करिएगा, ये टाइपिंग एरर है। तो उसमें हम देखेंगे प्राचीन रोमन समाज में दास प्रथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार थी। युद्ध बंदियों, ऋणग्रस्त व्यक्तियों एवं खरीदे गए लोगों का दास बनाया जाता था। सॉरी। दासों की स्थिति, स्वामी की संपत्ति, कठोर जीवन, सामाजिक स्थिति, ये आप देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, शिक्षा एवं कुशल दास, मुक्ति की संभावना, दास विद्रोह और निष्कर्ष हमने यहाँ लिख रखा है। आपको क्या करना है, एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट ऐसे बनाते हैं ना, इधर से इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपका इससे पेज भी भरेगा। ऐसे करके इम्पोर्टेंट चीजें लिख देनी है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है हमारा पांचवा में माया एस्टेक इंका सभ्यता। इसमें हम परिचय में देखेंगे माया सभ्यता मध्य अमेरिका में विकसित हुई थी। इसका विकास लगभग 250 से 900 ईस्वी के बीच चरम पर था। प्रमुख क्षेत्र वर्तमान मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेल्जी। प्रमुख विशेषताएं इनकी उन्नत गणित एवं खगोल विज्ञान, चित्रात्मक लेखन प्रणाली, विशाल मंदिर एवं पिरामिड का निर्माण, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। एस्टेक सभ्यता, इसकी भी चीज, जैसे हम माया इसकी बात करें, माया सभ्यता की बात की हमने। एस्टेक सभ्यता 14वीं से 16वीं शताब्दी में मध्य मैक्सिको में विकसित हुई थी। इसकी राजधानी टैनकोलिथी टैनकोटिलियन, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद इसकी प्रमुख विशेषता एस्टेक की। उसके बाद इंका सभ्यता के बारे में एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं छवा टॉपिक में, ठीक है। ये हमारा किसका 101 का चल रहा है अभी। तो हम फारसी साम्राज्य का प्रशासन देखेंगे, जिसमें है परिचय। फारसी साम्राज्य प्राचीन विश्व की सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना साइरस द ग्रेट ने की थी। डैरियस ने प्रशासन के अधिक संगठित और प्रभावी बनाया। फारसी साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताएं, केंद्रीकरण शासन व्यवस्था, क्षत्रापि व्यवस्था, अधिकारियों की नियुक्ति। कर व्यवस्था चौथा में है, संचार एवं सड़क व्यवस्था, सेना, धार्मिक सहिष्णुता। और ये हमारा निष्कर्ष है। निष्कर्ष को आप थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, ईच क्वेश्चन में जो भी आप आंसर लिखेंगे, उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऐड करना है और निष्कर्ष ऐड करना है। परिचय और निष्कर्ष, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इसके बाद हमारा आता है सामंतवाद। सामंतवाद में क्या है कि हमारा परिचय में क्या आते हैं, सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। इसका विकास लगभग 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस व्यवस्था में भूमि की शक्ति का संपत्ति का मुख्य आधार था। सामंतवाद की प्रमुख विशेषता, भूमि आधारित व्यवस्था, पारस्परिक दायित्व, कृषकों की स्थिति, स्थानीय प्रशासन, आत्मनिर्भर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामंतवाद के प्रभाव। और ये निष्कर्ष जो मैंने कहा कि आपको हर क्वेश्चन में ऐड करना ही है। हम आते हैं मध्यकालीन यूरोप का व्यापार। तो ये हमारा परिचय हो गया। मध्यकालीन यूरोप में प्रारंभिक काल में व्यापार सीमित था, लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। नगरों का विकास, धर्म युद्धों और समुद्री मार्गों के विस्तार ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया।
मध्यकालीन यूरोप में प्रमुख विशेषताएं व्यापार का पुनरुत्थान, स्थल एवं समुद्री व्यापार, प्रमुख व्यापारिक नगर, व्यापारिक वस्तुएं, व्यापारिक संगठन, बैंकिंग और मुद्रा का विकास, प्रभाव क्या है, नगरों का विकास हुआ, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, यूरोप में आर्थिक समृद्धि बढ़ी, सामंतवाद का पतन में सहायता मिली। उसके बाद चलते हैं हम नवा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था हमारा, भारत का समुद्री व्यापार। यहाँ 15वीं शताब्दी छूट गया है। 15वीं शताब्दी परिचय में हम देखेंगे कि भारत प्राचीन काल से ही समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी लंबी तट रेखा और अनुकूल भौगोलिक स्थिति ने समुद्र व्यापार को बढ़ावा दिया है। भारत का व्यापार एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप के देशों से होता था। प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्राचीन समुद्री व्यापार देखेंगे, इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, प्रमुख बंदरगाह देख सकते हैं, व्यापारिक वस्तुएं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मानसूनी पवन का उपयोग, चौथा है हमारा, पांचवा हमारा है आर्थिक महत्व, फिर निष्कर्ष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो रखा है, आप बता सकते हैं, मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि कहाँ मैं इसको और इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा लगे, और कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हैं जो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि फिर हम 102 की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।